गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। सिलेबस, स्ट्रैटेजी, क्वालिफ़िकेशन और इसमें कौन कौन सी हमें जॉब्स मिल सकती है, इसके बारे में सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपीएससी दैट मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। सबसे टफेस्ट होता है बिकॉज़ इंडिया में आपको आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, वो सभी भी काफ़ी टफ़ होता है, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम आपको यूपीएससी का ही होता है। ये बहुत टफेस्ट होता है, बहुत हार्डेस्ट होता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं इस एग्ज़ाम में हमें अटैम्प्ट करने के लिए, यानी इस एग्ज़ाम का फॉर्म हम कब फिल कर सकते हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि हमने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ओके। बस नेसेसिटी ये है कि हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए, तभी हम यूपीएससी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हमने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, तो अब सवाल होगा कि हमें जॉब कौन कौन सी मिल सकती है। तो देखिए, ये कुछ हाई लेवल पोस्ट है जो हमें यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद ये जॉब्स मिलती है। फर्स्ट नंबर पे होती है आईएएस, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये बिल्कुल हाईएस्ट रैंक वालों को मिलती है। आप मान कर चलें 100 से लेकर 125 रैंक के बीच तक आईएएस की जॉब मिलती है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पर है आईपीएस, यानी इंडियन पुलिस सर्विस। थर्ड में है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। फोर्थ है आईआरटीएस और फिफ्थ है आईआरएस। ओके, अब ये तो हो गई जॉब के बारे में। अब जॉब तो हमें तब होगी जब हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम होता कैसे है। तो आइए हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न है 3 लेवल पर एग्ज़ाम होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, देन आफ्टर मेंस, और थर्ड होता है पर्सनालिटी टेस्ट। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स पास करना पड़ता है। अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर जाते हो तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। देन आफ्टर, अगर आप मेंस एग्ज़ाम भी पास कर गए तब आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हो, और जब आप पर्सनालिटी टेस्ट भी पास कर जाओगे तो आपको ओवरऑल एक रैंकिंग मिलेगी। रैंकिंग के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपने एग्ज़ाम ओवरऑल क्वालिफाइड किया है या नहीं, और उसी से डिसाइड होगा कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी। अब आइए हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप यानी प्रीलिम्स के बारे में। तो स्टूडेंट, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2 पेपर में होता है। पहला पेपर 1 और दूसरा उसे कहते हैं पेपर 2। ओके, देखिए पेपर 1 में क्या होता है। पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ यानी जीएस से क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के। ओके, 100 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, यानी 200 मार्क्स के ओवरऑल क्वेश्चंस। देन आफ्टर हमें पेपर 2 पढ़ना रहता है। पेपर 2 में भी आपको जनरल स्टडीज़ रहता है, वो सी सेट होता है। ओके, उसमें आपको 80 क्वेश्चंस रहते हैं और सारे क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, यानी टोटल 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज़ पेपर 2 रहता है। हालांकि सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है। आपको 200 में से 66 मार्क्स लाकर सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। सी सेट में आपको मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है, ये सब भी क्वेश्चंस रहते हैं। वेल, आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए पेपर 1 में आपको क्या पूछता है, जीएस, जीके। 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स के एग्ज़ाम रहते हैं, और 2 आवर्स का आपको टाइम रहता है। देन पेपर 2 यानी सी सेट, 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 2.5 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन। तो आपको ओवरऑल 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं,
और आपको पेपर 2 के लिए भी 2 आवर्स का टाइम मिलता है। सो पेपर 1 और पेपर 2 ये हो गए, यानी आपका प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ। अगर आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो अब हम फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे मेंस पर, लेकिन उससे पहले देखते हैं सीसैट में पूछे जाने वाले कुछ टॉपिक्स। आपको मेडिकल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, लिटरेचर से क्वेश्चंस रहेंगे, एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस रहेंगे, साइकोलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे, लॉ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एट्सेट्रा। यानी आपको ओवरऑल आपको बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। आप सिंपल समझिए, मैंने ब्रैकेट में लिखा है काइंडली फॉलो NCERT ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12। यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की अगर सारे सब्जेक्ट के आपने NCERT अच्छे से कंप्लीट कर रखी है तो आपका प्रीलिम्स ईज़िली क्वालिफाई हो सकता है। ओके, प्रीलिम्स के लिए आप एक लाइन में सुनिए, क्लास 6 से क्लास 12 तक का ऑल NCERT आपको कंप्लीट कर लेना है अच्छे से नोट्स बनाते हुए, सो आपका प्रीलिम्स कवर हो जाएगा। अब आप प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, आइए अब हम मेंस का डिस्कशन करते हैं। मेंस में आपको 4 पेपर रहते हैं। ओके, 4 तो नहीं, पेपर एक्चुअली 9 रहते हैं, लेकिन 4 पार्ट में पेपर डिवाइड रहता है। पहला पार्ट होता है क्वालिफाइड। ओके, इसमें आपको 2 पेपर रहते हैं और दोनों पेपर 300 मार्क्स के रहते हैं। यानी पहला पेपर 300 मार्क्स का, दूसरा पेपर भी 300 मार्क्स का, मतलब ओवरऑल 600 मार्क्स का आपको क्वालिफाइड पेपर पास करना रहता है। ओके, सो जैसा कि नाम से क्लियर है क्वालिफाइड, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, आप ट्राई करना कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ओके, अब हमारा सेकंड हो गया ऐसे। ओके, एक पेपर ऐसे रहता है, ऐसे में आपको ऐसे यानी निबंध लिखना, आपको 250 मार्क्स का ऐसे पूछता है। ठीक है, आपको ऐसे बहुत ही अच्छे से लिखना है, बहुत ही डिटेल में लिखना है। और आपको ऐसे लिखते टाइम क्या करना है, आप स्कूल वाली स्ट्रेटजी मत अपनाइएगा कि हमने फर्स्ट लाइन में जो लिखा उसी को तोड़ मड़ोड़ कर सेकंड लाइन में लिख दिया, फिर से थोड़ा अलग अंदाज में थर्ड लाइन में लिखा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये UPSC है। ठीक है, जो पेपर चेक करते हैं ना, वो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि आप इस तरह से घुमा फिरा कर इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आपको नहीं आता है। तो आपको जिस भी टॉपिक पर ऐसे लिखना रहेगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन रहता है, एक ही पेपर रहेगा। ओके, और आपको जिस टॉपिक पर ऐसे लिखना रहेगा, आप कोशिश करना कि उसके पहले पॉजिटिव चीज़ें लिखो उस पर, फिर आप नेगेटिव भी लिखना, देन आफ्टर आप एक कंक्लूज़न में लिखना, यानी आप निष्कर्ष भी निकालना। ठीक है, आप जब पॉजिटिव साइड लिखोगे ना, तो एग्ज़ामिनर जब वो आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसे पता चलेगा कि आपने इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल स्टडी की है। फिर वैसे ही जब आप नेगेटिव साइड लिखोगे तो उसे पता चलेगा, जब आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव बोलते हो ना, तो पता चलता है कि आपको उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन जब आप नेगेटिव बोलते हो तो ये भी पता चलता है कि आप में इतनी गट्स है, आप में इतनी एबिलिटी है कि आप किसी गलत चीज़ को गलत कह सकते हो। तभी ऐसा होगा कि कल को आप DM बनोगे तो पता चला आप किसी के खिलाफ़ आवाज़ ही नहीं उठा रहे हो, आप किसी के अगेंस्ट बोल ही नहीं रहे हो। तो ऐसे तो पूरा शहर, पूरा सिटी गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप किसी के नेगेटिव एस्पेक्ट पर भी बोल सको। दैट्स वाई आप ऐसे जब लिखना तो पहले पॉजिटिव लिखना, फिर नेगेटिव एस्पेक्ट भी लिखना, एंड देन आप फाइनली कंक्लूज़न भी निकालना। क्योंकि एक अच्छा DM वही होता है जो पॉजिटिव पहले देखे, फिर नेगेटिव देखे, और फाइनली मिला जुला कर कोई ऐसा काम करे जिससे पूरे शहर की व्यवस्था अच्छी बनी रहे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं GK एंड GS पर, जिसमें हमें 4 पेपर रहते हैं और चारों पेपर 250 मार्क्स के रहते हैं। यानी पूरा GK एंड GS आपको 4 × 250 = 1000 मार्क्स का रहता है। ठीक है, देखिए UPSC सिलेबस जो है वो क्या करता है, GS 1, GS 2, GS पेपर 3 और GS पेपर 4 करके
4 पेपर जीएस का बनाता है। ओके, देखते हैं जीएस पेपर 1 में क्या रहता है। तो जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। अब हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है वो सब हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल जीएस पेपर 2 पर आइए। जीएस पेपर 2 में आपको इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, गवर्नेंस यानी सरकार कैसे काम करती है, सरकार कैसे चलती है, सरकार ने किस बात पर क्या नीति अपनाई, सरकार की किस नीति से देश को फ़ायदा हुआ, सरकार की कौन सी नीति से देश को नुकसान हुआ, सरकार की कौन सी नीति का विपक्ष ने कितना विरोध किया, सरकार की कौन सी नीति को विपक्ष ने सपोर्ट किया, ये पढ़ना है हमें। और कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान, ये भी जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे हमने किसी देश को चावल सप्लाई किया या हमने किसी देश से लेट्स से हमने तेल इंपोर्ट कराया, ओके, पेट्रोलियम हमने लिया, तो इसमें क्या डील साइन हुई, कैसे क्या हुआ, इसे ही इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। तो ये सब कुछ जीएस पेपर 2 के अंडर आता है। देन जीएस पेपर 3, इसमें आपको इंडियन इकॉनमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, इसके बारे में पढ़ना है। यानी कह सकते हैं हमारा जीडीपी रेट बढ़ा या घटा, जीडीपी बढ़ाने के लिए या जीडीपी कंट्रोल करने के लिए, जीडीपी अच्छी रहे उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हमें अपनानी होगी। या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कह सकते हैं जैसे स्पेसशिप या रॉकेट जो भी हम दूसरे ग्रह पर भेजते हैं, ओके, तो उसके बारे में जो भी पढ़ना है। या जैसे अभी 5G लॉन्चिंग हुई है इंडिया के कुछ स्टेट्स में, तो वो भी टॉपिक हमारा जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। देन एग्रीकल्चर यानी किस साल में कौन सी फसल अच्छी हुई, किस जगह पर अच्छी हुई, या किसी साल में कौन सी फसल किसी जगह विशेष पर ख़राब हुई, बारिश के वजह से नुकसान हुआ या बारिश के वजह से फ़ायदा हुआ, वो सब कुछ। और इन्वायरमेंट यानी मौसम किस तरह से बदल रहा है, वेदर, क्लाइमेटिक चेंज, या फिर कह सकते हैं कोई प्राकृतिक आपदा, या मानिए कहीं पर अभी असम में कुछ दिन पहले फ्लड आया हुआ था, शायद अभी तक है, तो फ्लड की वजह से जनजीवन को कितना नुकसान हुआ है, या कहीं पर बारिश ठीक हुई है तो वहाँ पर फ़ायदा भी होता है, कहीं पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है तो फसल नुकसान हुई है, या किसी जगह पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई है 1 साल 2 साल तक तो पूरी फसल ख़राब हो गई है। ये सब हमें जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट के अंदर में पढ़ना है। देन है जीएस पेपर 4, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है कि हमारे अंदर इथिक्स है या नहीं। इथिक्स ये ना ऑनेस्टी के भी हाई लेवल को इथिक्स कहते हैं, ओके। इसमें आपको इथिक्स, मोरालिटी, ऑनेस्टी, ये इस टाइप के टॉपिक पढ़ने होते हैं जो आपको रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि जब कल को आप डीएम बनोगे तो आप में ऑनेस्टी भी होनी चाहिए। देन इंटीग्रिटी यानी आप में दूसरे धर्म के लोगों के प्रति या समाज के निचले तबकों के प्रति, जैसे आप तो डीएम बन गए लेकिन कोई अगर रिक्शा चलाता है या गाड़ी चलाता है या सब्ज़ी बेचता है, फ्रूट सेलर है, तो उसके प्रति आपका कैसा रवैया है, ये सभी हम इंटीग्रिटी में पढ़ेंगे। एंड ऑब्वियसली एप्टीट्यूड यानी प्रॉब्लम्स को समझने की आपकी क्षमता कितनी है भी या नहीं है, ये सब हमें जीएस पेपर 4 के अंडर पढ़ने हैं। सो ये जो जीएस पेपर 4 का टॉपिक है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये मैं इजी तो नहीं कह सकती इसे, लेकिन ये काफ़ी बेसिक है। यानी हमें नॉर्मल लाइफ के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए भी इसका जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड एक तरह से देखा जाए ये इजी होता है थोड़ा, ओके। अब इजी तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि हमें लाइफ में जो भी सही चीज़ें करनी चाहिए वो सभी इथिक्स के अंतर्गत ही आती है। अच्छा, जीएस पेपर देखिए, आइए जीएस पेपर 1 में मैंने कहा था हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी को पढ़ना है। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। हमें हिस्ट्री पढ़ना है, हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। 1-2 चीज़ें और ऐड कीजिए, हमें एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ना है और हमें मेडाइवल हिस्ट्री भी पढ़ना है। देन आफ्टर हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है।
आर्ट एंड कल्चर से क्या तात्पर्य है? देखिए, अगर आप यूपी बिहार साइड रहते हैं ना, तो आपका कल्चर बिल्कुल अलग होगा। अगर आप केरला में रहते हैं तो आपका कल्चर बिल्कुल अलग होगा। अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं तो आप एक अलग ही कल्चर को बिलोंग करते होंगे। अगर आप गुजरात में हैं या कश्मीर में हैं तो आपका कल्चर बहुत ही अलग होगा। इनफैक्ट आपका पहनावा अलग होगा, आपके खाने पीने के तरीके अलग होंगे, आपका डांस अलग होगा, सबसे बड़ी बात आपका लैंग्वेज अलग होगा। ये सभी टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आते हैं। देन है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। भारत की जो भी वही कल्चर के बारे में पढ़ना है और हमारा जो भी इंडियन हेरिटेज है इन सब के बारे में पढ़ना है। देन है ज्योग्राफी, हमें ज्योग्राफी भी पढ़नी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिज़िकल ज्योग्राफी। ठीक है, हमें पढ़ना है कि वर्ल्ड में या पहले हमारे इंडिया के बारे में पढ़ना है। किसी तरफ डेजर्ट है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर प्लेन है। ओके, सो ऐसे ही हमें वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है। देन आफ्टर सोसाइटी, हमें सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। समाज, हमारा समाज कैसे बनता है, हमारे और आपके जैसे लोगों से मिलकर ही समाज बनता है। समाज की नींव कैसी होती है, समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज में किस तरह से लोग रह सकते हैं, हमारा ऑक्यूपेशन क्या क्या हो सकता है एक अच्छी सोसाइटी के लिए, ये सब कुछ पढ़ना है। देन साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी कैसी होती है ये पढ़ना है। जैसे अगर आप कश्मीर में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर सोसाइटी में अलग ही तरह के लोग मिलेंगे। आप साउथ में चले जाइए तो आपको वहाँ पर की सोसाइटी काफ़ी अलग लगेगी। आप गुजरात साइड जाइए, गुजरात, राजस्थान, वहाँ की सोसाइटी बिल्कुल अलग होगी। आप बिहार, यूपी में आ जाइए, वहाँ पर आपको सोसाइटी बिल्कुल अलग मिलेगी। तो हमें ये पढ़ना है। तो मेंस का आपको टॉपिक होता है यहाँ पर ख़त्म। एक ऑप्शनल बाकी है, वो मैं बताऊँगी, लेकिन आप फ़िलहाल ये समझिए कि हमें यूपीएससी के सिलेबस में ओवरऑल क्या पढ़ना है। पहले तो हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हमें साइंस भी पढ़ना है पूरा, हमें मैथ्स भी पूरा पढ़ना है, इंग्लिश तो हमें ऑब्वियसली पढ़ना ही है, फिर हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इथिक्स, ये सब पढ़ना है। हमें एक प्रॉपर जैसे कह रहे हैं ना, वो डीएम बनेगा कोई भी, अगर आप पास करते हो तो आप डीएम बनोगे। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, पहले आप एसडीएम बनोगे, देन आफ्टर डीएम बनोगे। आप में पूरे शहर को संभालने की शक्ति होनी चाहिए, तभी आप बन सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। देन बात आती है ऑप्शनल की। तो ऑप्शनल में आपको 2 पेपर रहता है और दोनों पेपर 250 मार्क्स का रहता है, यानी ऑप्शनल आपको 500 मार्क्स का रहता है। ओके, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनें वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं हमारा थर्ड राउंड यानी पर्सनालिटी टेस्ट। आप मेंस पास कर जाओगे तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट देना पड़ेगा। देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट लेने का एक ही एम होता है, आइए मैं पढ़ के बताती हूँ। द मेन एम ऑफ टेकिंग पर्सनालिटी टेस्ट इज़ टू नो the overall personality of the candidate and traits of the candidate like their confidence, honesty, intelligence, integrity, understanding ground realities, and depth of understanding of various concepts. It is of 275 marks. Your rank will be decided on overall 2075 marks. देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट लेने का एक ही मकसद होता है कि वो कैंडिडेट के ओवरऑल पर्सनालिटी को जानना चाहते हैं। कैंडिडेट रियल लाइफ में कैसा है ये वो लोग जानना चाहते हैं। बिकॉज़ देखिए, आप प्रीलिम्स पास करके आए हो, आप मेंस पास करके आए हो, तो ऑब्वियसली आप में टैलेंट तो है, क्योंकि आप 1750 नंबर का एग्ज़ाम अभी तक पास करके आ चुके हो, वो भी बिल्कुल हाई लेवल का एग्ज़ाम। तो ऑब्वियसली आप में टैलेंट है। लेकिन अब सवाल है कि टैलेंट तो है, लेकिन टैलेंट आप सही जगह यूज़ करोगे या गलत जगह यूज़ करोगे, ये तो आपके रिटन एग्ज़ाम से पता नहीं चला है। क्योंकि जब तक हम किसी से फ़ेस टू फेस बात नहीं करते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि सामने वाला इंसान कैसा है या कैसी है। तो इसके लिए हमें बात करना पड़ता है। इसी बातचीत को पर्सनालिटी टेस्ट से एग्ज़ाम राउंड डाल दिया गया है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर वो लोग जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट कैसा है, कैंडिडेट के जीवन जीने का तरीका कैसा है, जीवन शैली कैसी है, उसकी सोच विचारने की शक्ति कैसी है, वो कैसा सोचता है, वो सबको बराबर देखता है या नहीं, कहीं वो लिंग भेद तो नहीं करता है, या वो जाति भेद तो नहीं करता है,
या वो धर्म भेद तो नहीं करता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, वो ईमानदार है भी या नहीं, उसकी इंटेलिजेंसी कैसी है, वो ग्राउंड रियलिटी पर कितनी समझ रखता है, क्या समझ रखता है, नहीं रखता है, ये सब वो जानना चाहते हैं। इसलिए पर्सनैलिटी टेस्ट होता है 275 मार्क्स का। और अभी तक जो आप प्री और मेंस पास करके आए हो, तो वहाँ पर सारे इम्पॉर्टेंट मार्क्स मिलाकर मैंने बताया है कौन कौन सा मार्क्स ऐड नहीं होगा। तो जो ऐड नहीं होगा उसे छोड़िए, और जो ऐड होगा वो मिलाकर 1750 यानी 1750 मार्क्स का आपको रिटन एग्ज़ाम पास करना होता है। देन आफ्टर जब आप ये 275 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट दोगे, तो ओवरऑल 2075 मार्क्स में आपको क्या होगा, आपको रैंकिंग बन के आएगी। ओके, अब सिलेबस होता है कंप्लीट। मैंने आपको प्रीलिम्स का सिलेबस भी बता दिया, मेंस का भी बता दिया, और इंटरव्यू का यानी पर्सनैलिटी टेस्ट का भी बता दिया। अब बात आती है कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं। पहला सवाल होता है कि क्या यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है? क्या पिछले साल का पूछा गया यूपीएससी का क्वेश्चन इस साल पूछा जाएगा या नहीं? तो देखिए, यूपीएससी जो है ना, वो कभी कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट करती है किसी खास टॉपिक पर। यानी क्वेश्चन हर साल रिपीट नहीं होते हैं और हर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चंस या कह सकते हैं कुछ टॉपिक्स पर क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले साल जो पूछा गया है वही इस साल भी पूछा जाएगा, लेकिन कुछ खास टॉपिक्स हैं जो पिछले साल भी पूछे गए हैं और इस साल भी उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ऐसा सिर्फ तब होता है जब वो क्वेश्चन या वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे। ऐसा मेनली हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंडियन पॉलिटी से होता है। ओके, जैसे आप देखो, पिछले साल भी कोरोना से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा गया था, और पक्का इस साल भी कोरोना से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ध्यान रहे, क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होगा, लेकिन कोरोना टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ अभी भी चल रही है, इसलिए कोरोना से रिलेटेड टॉपिक पर क्वेश्चन अगले 2-3 साल तक कंफर्म आएगा ही आएगा। अब देखते हैं, हमारा मेनली दूसरा सवाल रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। मैंने आपको बताया ऑप्शनल पेपर से 2 पेपर रहेगा और दोनों पेपर 250 मार्क्स का रहेगा, यानी ऑप्शनल आपको 500 मार्क्स का पढ़ना है। तो देखिए, ये कह रहा है हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए हम ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है हम वही सब्जेक्ट रख लेते हैं ऑप्शनल में। ठीक है, ये भी अच्छी बात रहती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ऑप्शनल में नहीं रखते हैं, वो कोई और सब्जेक्ट रखते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स को देखकर हमारे मन में सवाल होता है कि चलो, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रखने वाले लोग तो फिर भी ठीक है, बिकॉज़ उन्होंने 3 साल उस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, लेकिन ये लोग जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट रखते हैं, तो ये कैसे पढ़ेंगे आखिर? ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। तो आइए देखते हैं कि हमें ऑप्शनल के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इंटरेस्ट एंड एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ दी एस्पायरेंट। सबसे पहले हमें ये नहीं देखना है कि हमारे सीनियर ने क्या रखा है, हमारे फ्रेंड ने क्या रखा है, हमारे ग्रेजुएशन में क्या था, हमारे सर क्या बोल रहे हैं रखने के लिए, हमारे पेरेंट्स कौन से सब्जेक्ट्स रखने को कह रहे हैं, ये सब कुछ नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि आपका कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपका उस सब्जेक्ट में एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है। ओके, देखिए, आपका ग्रेजुएशन में मान लीजिए केमिस्ट्री है। ओके, आपने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स ले आए, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन देखिए, यूपीएससी में आपको 500 नंबर का एग्ज़ाम, ऑप्शनल का 500 नंबर का एग्ज़ाम आपको एक साथ देना है। ग्रेजुएशन में तो आप 200 का देते आए हो। ओके, अगर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आपने 200 का एग्ज़ाम दिया, फिर 200 का दिया, फिर 200 का दिया, 400 का दिया, ऐसे दिया, और वो कुछ भी है तो एक ग्रेजुएशन फिर भी आपको एक लिमिट में क्वेश्चन पूछता है, जबकि यूपीएससी के क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होता है। तो अगर आप यूपीएससी के ऑप्शनल में केमिस्ट्री रख रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। ओके, तो सोच समझ कर रखना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट।
ध्यान रहे आपका इंटरेस्ट कैसा है उस सब्जेक्ट में और एकेडमिक बैकग्राउंड आपका कैसा है उस सब्जेक्ट में। अगर आप 500 नंबर का एग्ज़ाम एक साथ दे रहे हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा। आपको सेकंड टॉपिक है, मतलब सेकंड बात का ध्यान रखना है, कोचिंग अवेलेबल इन दिस सब्जेक्ट। आप जिस सब्जेक्ट से ऑप्शनल रखना चाह रहे हो उस सब्जेक्ट में आपको कोचिंग मिलेगी या नहीं, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप चाहे तो ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन आपको ध्यान रहे कि उस सब्जेक्ट को आपको टीचर मिलेंगे या नहीं पढ़ाने को। मान लीजिए आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट रख लिया जो एक तो आपको खुद भी नहीं आता है और ना ऊपर से आपको कोई टीचर मिल रहे हैं पढ़ाने को, फिर आप कैसे पढ़ोगे वो सब्जेक्ट। देन हमें तीसरी बात का ध्यान रखना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट टुवर्ड्स जनरल स्टडीज सिलेबस। ये सबसे मेन पॉइंट है। देखिए, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट को रखिए जो जनरल स्टडीज़, वो जो 4 पेपर है ना, GS 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 और GS पेपर 4। तो ध्यान रहे उस 4 में हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इथिक्स ये सब कुछ पढ़ना है। तो आप थोड़ा सोच समझ कर ऑप्शनल रखिए। आप ऑप्शनल उस सब्जेक्ट को रखिए जो GS में कहीं ना कहीं पर रहा हो। इससे आपको क्या होगा, ऑप्शनल पढ़ने का भार कम हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द रिसेंट पास्ट। आप सर्वे देख सकते हैं या आप किसी टॉपर का इंटरव्यू सुन सकते हैं। आप देखिए आप जो सब्जेक्ट रखना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री रखना चाहते हैं, तो आप पहले देखिए कि पिछले साल जितने लोगों ने ऑप्शनल में हिस्ट्री रखा था उनका रिज़ल्ट कैसा रहा है। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है, लेकिन फिर भी ये आपके पूरे अपने ऊपर है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि उन लोगों ने हिस्ट्री अगर ख़राब परफॉर्मेंस दिया तो आप भी ख़राब परफॉर्मेंस दोगे, या अगर उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो आप भी अच्छा दोगे। ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उस सब्जेक्ट का आप 500 मार्क्स का एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हो या नहीं। और सबसे बड़ी बात, UPSC का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, आपको 9 पेपर देना होता है, यानी 9 पेपर से आपका परसेंटेज बन के आता है। तो अगर आप ऑप्शनल में कुछ एक्स्ट्रा रख लोगे तो आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। कोशिश करो आप ऑप्शनल में वही रखो जो आपको GS में रहा। ठीक है, GS में आपको काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो कोशिश करो आप उनमें से ही किसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल बना लो। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आप रख सकते हो तो रख लेना। अगर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं रख सकते हो तो कोशिश करना जनरल स्टडीज़ के सिलेबस से ही कोई एक सब्जेक्ट उठाकर रखो। मैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए एडवाइस नहीं दूंगी, वो आपका अपना सोचना, आपको जो सब्जेक्ट ठीक लगे वो रख लेना। आगे है हाउ टू प्रिपेयर फॉर IAS एग्ज़ाम, यानी UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। पहला टिप्स है, आप सबसे पहले तो अपने आप को मेंटली तैयार करो कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है, क्योंकि पहले आप मेंस की तैयारी करोगे, फिर पहले प्रीलिम्स की, फिर मेंस की, देन पर्सनालिटी राउंड की। कुछ लोग पहले मेंस की तैयारी करते हैं, उसके बाद पर्सनालिटी राउंड की, उसके बाद वो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। तो आपको जैसे भी तैयारी करनी है, सबसे पहले आप अपने माइंड में फ़िक्स कर लो कि मुझे तैयारी करनी है, बिकॉज़ ये तैयारी लगभग 1.5 साल से 2 साल तक चलती है। एग्ज़ाम्स भी काफ़ी लंबे चलते हैं, तो इतने लंबे टाइम तक एक पॉजिटिव वाइब्स बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, सो अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहले खुद को बिल्कुल तैयार कर लो कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे पढ़ाई करनी है। सो आपको 2 साल तक लगातार नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप बीच बीच में रुक रहे हो तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। देन सेकंड टिप्स है, मेक अ टाइम टेबल। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, एक रूटीन बनाओ घर पे कि मुझे इतने बजे से लेकर इतने बजे तक पढ़ाई करनी है। एंड ध्यान रहे आप टाइम टेबल इतना भी हार्ड मत बना लेना कि आप एक दिन करने के बाद बोलो कि बस मुझसे अब नहीं होगा। ओके, सो कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो 14-15 घंटे पढ़ाई की तब हमने UPSC क्रैक किया। कुछ कहते हैं हमने तो 20-20 घंटे पढ़ाई की। तो देखिए, ये 20-20 घंटे की ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि अगर बंदा 20 घंटे पढ़ रहा है तो उसके पास 4 घंटे टाइम बचता है। ऐसे में वो 1 घंटा उसको खाने पीने को छोड़िए, तो क्या वो 3 घंटा सोएगा? उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। क्या वो 20 घंटा पढ़ पाएगा? ये सब हवाबाजी है, हवा की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, हाँ, कुछ लोग होते हैं जो 14-15 घंटे पढ़ लेते हैं, तो ठीक है, ये बात रियलिटी बेस पर है, बट आप किसी पर भी मत जाओ।
आप देखो, आप अपने हिसाब से अगर 6-7 घंटे भी दिन में क्वालिटी टाइम देकर पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, वरना ये ना हो कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बस बुक खोल कर बैठे हुए हैं, क्या पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो प्रॉपर टाइम वेस्ट है। आप वैसा कुछ भी मत करना, आप अपने हिसाब से देखो, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जो भी आप जैसा पढ़ सको वैसा पढ़ना। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, जैसे भी पढ़ना, लेकिन आपका फ़्लो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन बैठकर 15 घंटे पढ़ लिए और बस आगे 15 दिन छुट्टी मार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेप है नो दी यूपीएससी सिलेबस। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले उसका सिलेबस अच्छी तरह से जान लो, ठीक है। तो यूपीएससी की बात कर रहे हैं हम, सो आपको सबसे पहले यूपीएससी का पूरा सिलेबस समझना होगा। सो मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है कि आपको प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, पर्सनालिटी राउंड के लिए क्या पढ़ना है। सो आप सिलेबस समझ गए हो, अब आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ है न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स फॉर आईएएस। आपको न्यूज़पेपर की डेली रीडिंग करनी है। अच्छा, रीडिंग वो नहीं कि बस अपने शहर की न्यूज़ देख लिया, यहाँ चोरी हुई, वहाँ डकैती हुई, वहाँ बाढ़ आया, वहाँ 4 लोगों की हत्याएं हो गई, वहाँ किडनैपिंग हुई, ये सब नहीं, ओके। अच्छा, ये सब भी देखना है आपको, अपने लोकल न्यूज़ की भी पता होनी चाहिए, लेकिन ये करंट अफेयर्स के अंदर उस तरह से नहीं आता है, ओके। आपको न्यूज़पेपर बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, डेली एटलीस्ट 2 आवर्स से लेकर 3 आवर्स तक, 2 से 3 घंटे आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, और ऐसे आपको करंट अफेयर्स याद रहेगा। मतलब करंट अफेयर्स में आपको कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सरकार ने किस दिन नोटबंदी की। अच्छा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कितने धन आने की उम्मीद थी और कितना धन वापस आया। उसके बाद जैसे अभी 5G लॉन्चिंग हुई है, तो 5G लॉन्चिंग कब हुई, कैसे हुई, इसका काम कब से चल रहा था, ब्रांड लेंथ कितना है, वेव लेंथ कितना है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसकी कॉस्ट कितनी है, ब्रॉड लेंथ कितनी है, उसके बाद कितने शहर में या कितने स्टेट्स में उसके टावर लगे हैं, उसका वाईफाई कनेक्शन क्या है, सिस्टम कैसा है, कितने देर में क्या होगा, ठीक है। कितने देर में कह सकते हैं, जैसे मूवी डाउनलोड अगर आप करना है या आपको 2 GB का कोई भी डाटा कलेक्ट करना है तो आपको कितना टाइम लगेगा, ये सब डिटेल। या फिर जैसे कह सकते हैं अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, तो उसमें कितने दिन की लड़ाई हुई, कौन से देश ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, कौन से देश ने उसकी क्या सहायता की, किसी ने सहायता नहीं की, ये सब कुछ आपको पूरी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। देन है फिफ्थ चूजिंग ऑप्शनल। ऑप्शनल चूज़ करने में भी आपको बहुत ध्यान रखना है, तो मैंने आपको ऊपर ये भी बता दिया है कि हम ऑप्शनल कैसे चुन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है NCERT। मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें क्लास 6 से क्लास 12 तक की ऑल सब्जेक्ट की NCERT को कवर करना होगा, ठीक है। देन 7th है मेकिंग नोट्स। आप जो भी NCERT पढ़ रहे हो प्रीलिम्स के लिए, या प्रीलिम्स के बाद आप मेंस के लिए जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो उसकी आपको प्रॉपर नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। स्टूडेंट्स देखिए, मेंस के लिए जो स्टैंडर्ड्स बुक पढ़नी है वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बना दूंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ओके। अब 8th है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए, प्रीलिम्स तो हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज मेंस में आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके आपको लॉन्ग आंसर लिखने होंगे। आपको हर क्वेश्चन का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिखना होगा, नेगेटिव एस्पेक्ट भी लिखना होगा, और आपको कंक्लूज़न भी लिखना होगा, ओके। बिकॉज मैंने पहले बताया है कि पॉजिटिव लिखना क्यों ज़रूरी है, नेगेटिव लिखना क्यों ज़रूरी है, और कंक्लूज़न क्यों ज़रूरी है, ओके। देखिए, वो जो कंक्लूज़न होता है ना, दरअसल वही आपका पॉइंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव तो वो है जो आपने सुना, आपने वो बताया, नेगेटिव भी वो है जो आपको नेगेटिव लगा, लेकिन अब कंक्लूज़न में है कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ओके। तो मेन असल में चेक वही होता है, बट आपको पॉजिटिव नेगेटिव सब लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हो गया कि हम IAS की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, ये बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, इनफैक्ट ये मेरा भी क्वेश्चन है, सो इसे सीरियसली नहीं लेना है, बस आप देख लीजिए। हाउ टू बिकम IAS इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। पहले अटैम्प्ट में ही UPSC कैसे क्लियर करें कि हम डायरेक्ट IAS बन जाएं, ओके। ये काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन पर उतना आप
सीरियस मत हो जाइए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आईएएस जो लोग बन पाते हैं, वरना सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट ऐसे चलता है। बट आई विश कि आप सभी लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आईएएस क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, देखिए। पहला है स्टॉप लुकिंग एट दी आईएएस करिकुलम एट दी एज अ होल, यानी जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब का सिलेबस एक ही बार में पढ़ लिया हमने और सारी बुक्स एक साथ लेकर बैठ गए पढ़ने। तो ऐसी गलती ना करें, कृपया ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ओके, ये आपके फ्यूचर के लिए हानिकारक है। तो करना क्या है, हमें डिवाइड एंड कन्क्यूर, यानी हमें सिलेबस को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करना है। जैसे अगर आप पहले प्रीलिम्स का पढ़ रहे हो तो उस बीच आप मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट का कुछ भी ना पढ़ो। मेंस जब प्रीलिम्स का पढ़ रहे हो तो एक एक सब्जेक्ट उठाओ। जैसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो देखिए, आपको क्लास वाइज तो एग्ज़ाम देना नहीं है कि हम पहले 6 का पढ़ रहे हैं तो 6 का पहले हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा, फिर हमने एक चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ा, फिर एक चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा, फिर एक चैप्टर हमने फिज़िक्स पढ़ा, एक चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ा। ऐसा कुछ हम क्यों करें, हमें 6 क्लास का एग्ज़ाम थोड़ी देना है। तो आप सबसे पहले हिस्ट्री उठाओ, क्लास 6 से क्लास 12 तक की हिस्ट्री कर जाओ, पूरा हिस्ट्री ख़त्म। आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो हिस्ट्री का, अगर आपको सब ठीक लगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट पर जाओ, वरना आप एक बार फिर से हिस्ट्री देख लो। देन आप ज्योग्राफी उठाओ, क्लास 6 से क्लास 12 तक की ज्योग्राफी कर लो आराम से। आप जो भी आपको 20 दिन 25 दिन, आई थिंक 1 मंथ काफ़ी है। ओके, 1 मंथ या 1.5 मंथ, आपको जो भी टाइम लग रहा है। अच्छा, टाइम सबको अपने हिसाब से लगेगा। कुछ लोग हैं जो एक बुक को 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं और कुछ लोगों को एक बुक ख़त्म करने में 7 से 8 दिन, कुछ को 10 दिन लगता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 15 दिन लगता है एक बुक ख़त्म करने में तो आप बेवकूफ़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना डीप स्टडी करोगे ना, आपको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप चीज़ें समझ कर पढ़ रहे हो कि दिमाग में स्टोर हो सके तो आपको ऑब्वियसली टाइम लगेगा। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं सोचना है कि हमने एक दिन में ख़त्म नहीं किया, हमसे कैसे होगा। कोई बात नहीं, आप टाइम लो, आराम से पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो बाद में जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे मेंस के लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तो जब आप सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट कर लो पूरा एनसीईआरटी, देन आप मेंस पर आओ। मेंस में आप कोई एक सब्जेक्ट उठाओ और इत्मीनान से पढ़ो, आराम से पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आप 3-4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हो, जैसे आपने हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा, ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ा, फिर पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ा, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे आप पढ़ सकते हो तो ऑब्वियसली आप ऐसे ही पढ़ो। ठीक है, आपको अपनी जो भी ठीक लग रहा है पढ़ने में, जैसे आपको ज़्यादा सुविधा है पढ़ने में, आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ो। ओके, नेक्स्ट है मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट जुडिशियली। ओके, मैंने पहले भी बताया, आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्योंकि ये तैयारी एग्ज़ाम सब मिलाकर आपको लगभग 2 साल का समय लग जाएगा, 1.5 से 2 साल का समय, तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। वरना क्या होता है कि स्टूडेंट्स 1 महीना जोश जोश में पढ़ते हैं, देन आफ्टर उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और यूपीएससी रह जाता है। ओके, फिर इरादा कब बदलता है कुछ पता नहीं चलता है, यूपीएससी टाटा बाय बाय हो जाता है। तो ध्यान रहे, आप एक टाइम टेबल बनाओ और उसे ईमानदारी से फॉलो भी करो। और प्लीज़ आप 15-20 घंटे का टाइम टेबल मत बनाना। आप एक दिन पढ़ोगे, उसके बाद या आप बीमार पड़ जाओगे या आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग में आप क्या करो, 5 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, या अगर आपसे 5 घंटे भी नहीं हो पा रहा है ना तो एटलीस्ट आप 2 घंटे से शुरू करो। आप 7 दिन 2 घंटे पढ़ोगे ना तो 8वें दिन आप ऑब्वियसली आप 4 घंटा पढ़ लोगे। तो ऐसे पढ़ो, ऐसे क्या होगा ना, आप 2-3 महीने में फ़्लो पकड़ के 8-10 घंटे के करीब पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है इंडल्ज इन क्वालिटी डिस्कशन। अच्छा, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, आपने 2 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, आपको फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप क्या करो, अपने किसी फ्रेंड से डिस्कशन कर लो उस टॉपिक के बारे में। मे बी आपके उस फ्रेंड को टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा तो वो आपको समझा सकता है। बदले में आप भी जब डिस्कशन करोगे तो हो सकता है आप उसे कोई टॉपिक समझा दो। इससे क्या होगा, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपने जो समझा है वो आप समझा पा रहे हो या नहीं। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना है कि वो जो चेक कर रहा है ना उसे चीज़ें समझ में आए, वरना आप कुछ भी लिख कर चले आए, उससे समझ में नहीं आया, फिर क्या होगा, मार्क्स कट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है सॉल्व मॉक पेपर रेगुलरली। आपको मॉक पेपर रेगुलर सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलप आंसर राइटिंग स्किल्स।
बिकॉज़ मैंने पहले भी बताया मेंस के अंदर आंसर राइटिंग करनी होती है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग करने की, आपकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और आप उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हो, जिससे आपको मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट है 2 टाइम रिवीजन रूल। देखिए, आज आपने जो भी चीज़ पढ़ा, ऐसा नहीं करना है कि हम 10 घंटा बैठकर पढ़ लिया आपने और अगले दिन फिर आगे से स्टार्ट कर दिया, वैसा कुछ मत करना। अगर आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया है तो 7 घंटे पढ़ाई करो और 3 घंटे में आप उसको 2 बार रिवीजन कर लो, या आप 6 घंटे पढ़ाई करो और बाकी के 4 घंटे में आप 2 बार रिवीजन करके आज का टॉपिक आज ही पूरी तरह से कंप्लीट कर दो। ऐसे आप 10-15 दिन तक पढ़ाई करो। उसके बाद एक दिन आप क्या करो, आपने पिछले 15 दिन में जो भी पढ़ाई की है ना, उसका आप कंप्लीट रिवीजन कर लो। ओके। नेक्स्ट है डो नॉट एवर स्किप न्यूज़पेपर। और ध्यान रहे, न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल भी आपको नहीं स्किप नहीं करना है। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, बिकॉज करंट अफेयर्स क्या है ना, जैसे आपने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, जो भी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, इथिक्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, आप जो भी पढ़ोगे ना, इंग्लिश पढ़ा, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, वो आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार रिवीजन कर लिया, किस्सा ख़त्म। लेकिन न्यूज़पेपर का ऐसा नहीं है। आज की घटना कल नहीं आएगी, कल नई न्यूज़ आएगी, उसके बाद फिर कोई अगली न्यूज़ आएगी, नेक्स्ट डे फिर कोई न्यू न्यूज़ आएगी। तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और हो सके तो न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आप नोट्स भी बना लेना, क्योंकि न्यूज़पेपर में न्यूज़ इतनी ज़्यादा रहती है ना कि हमें वो याद नहीं रह पाएगी। ओके, सो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, कभी भी स्किप नहीं करना है। सो आई होप आपने वीडियो पूरी लास्ट तक देखी है और आपको यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, अच्छे से आपको सिलेबस आप समझ गए होंगे। सो मेंस के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। ओके, सो आई होप आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सो वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, सो डैट कि उन्हें भी यूपीएससी की सिलेबस समझने में आसानी हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एंड जो भी आप लोग लास्ट तक वीडियो में पहुँचे हो, आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। आइदर आप 2023 में देने वाले हो या 24 में या 25 में और सो ऑन, आप जब भी एग्ज़ाम देने वाले हो, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड मेरी यही विश है कि आप सभी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओ। थैंक यू सो मच, बाय।